नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरिप्रसाद। स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। और आज हम स्टेप बाय स्टेप जो है भारतीय दंड संहिता के जो लेक्चर सीरीज चलेगी, इसमें हम आईपीसी भारतीय दंड संहिता का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, अर्थात भारत के भीतर ही क्या आईपीसी लागू होती है या क्या ऐसे अपराधों पर भी आईपीसी लागू होती है जो भारत के बाहर किए जाते हैं। तो भारत से बाहर किए गए अपराधों पर कब आईपीसी लागू होती है, इस बारे में आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। जो पहले के भारतीय दंड संहिता के जो भी लेक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली जा रही है, जिसमें जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया क्या होता है या अपराध के चरण कौन कौन से हैं, और जो पूरी भारतीय दंड संहिता का जो क्लासिफिकेशन किया था वो सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उन पहले वाले जो वीडियो की लिंक दी जा रही है। और अब जो है हम लेक्चर वाई लेक्चर जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इससे आपको भारतीय दंड संहिता क्या है इसको समझने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारतीय दंड संहिता का क्षेत्रीय विस्तार क्या है, अर्थात भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू होती है। तो भारतीय दंड संहिता धारा 1 के अनुसार संपूर्ण भारत पे लागू होती है, लेकिन 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होती थी। तो ये तिथि आपको ध्यान में रखनी है, 31 अक्टूबर 2019 से भारत का मतलब पूरा भारत है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य पे भी जो है आईपीसी लागू होती है। से आईपीसी J&K पर लागू है। ये तारीख आप नोट कर लो। से 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। पहले दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य पे जो है भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू होती थी रणवीर दंड संहिता, रणवीर दंड संहिता। और अब जो धारा 1 में जो ये लिखा था कि एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू होती है, उस शब्द को लोप कर दिया, ओमिटेड कर दिया, उस शब्द को हटा दिया। कब से हटा दिया? जब से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है। जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार जो है इस शब्द को हटा दिया। अब पूरे भारत पे आईपीसी लागू होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे धारा 2 को। हम अपराधों को दो प्रकार से बांटते हैं, घटित होने वाले अपराधों को दो प्रकार से बांटते हैं। पहले प्रकार में वो सारे अपराध आते हैं जो भारत के भीतर घटित होते हैं, और दूसरे प्रकार में वो अपराध आएंगे जो भारत के बाहर घटित होते हैं। तो ये ऑफेंस है। ऑफेंसेस अब कहाँ कहाँ कमिट होते हैं? एक तो बियॉन्ड इंडिया और एक विद इन इंडिया, अर्थात एक तो भारत में घटित होने वाले अपराध, और दूसरे आएंगे भारत से बाहर घटित होने वाले अपराध। भारत से बाहर होने वाले अपराध, ये बात करते हैं भारत में होने वाले अपराधों की। तो इसके बारे में बात करती है धारा 2, और इनके बारे में बात करती है सेक्शन 3 और 4। ठीक है, तो भारत में अपराध घटित होने वाले अपराधों के बारे में बात करती है धारा 2, और भारत से बाहर घटित होने वाले अपराधों के बारे में बात करती है आईपीसी की धारा 3 और 4। तो ये अपने क्लासिफिकेशन किया। अब धारा 2 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 2 ये कहती है कि हर व्यक्ति, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति भारत के भीतर ऐसे हर कार्य या लोप जो इस संहिता के उल्लंघन में हो,
अर्थात इस संहिता में जो अपराध घोषित किया गया है ऐसा कार्य या लोभ हर व्यक्ति करता है, जो हर व्यक्ति ऐसे कार्य या लोभ जो इस संहिता के उल्लंघन में अपराध है, ऐसा कार्य भारत के भीतर करता है, भारत के भीतर करता है, तो वह आईपीसी के अनुसार जो है भारत में दोष सिद्ध किया जा सकेगा, दोष सिद्ध किया जा सकेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एवरी पर्सन इज लाइबल, हर व्यक्ति की परिभाषा कहाँ दे रखी है, हर व्यक्ति जो इस संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्ति ऐसा कार्य या लोभ करता है जो आईपीसी के द्वारा अपराध घोषित किया गया है या आईपीसी का उल्लंघन हो भारत के भीतर कहीं भी करता है तो दोष सिद्ध किया जा सकेगा। अब व्यक्ति किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, पर्सन किसे कहते हैं, व्यक्ति किसे कहते हैं, तो व्यक्ति की परिभाषा कहाँ दे रखी है, नोट कर लो, आईपीसी की धारा 11 में। हैंड टू हैंड याद करते जाना, भारतीय दंड संहिता में आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति परिभाषित है। व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह है, निगम, कंपनी, चाहे निगमित हो या न हो, व्यक्ति शब्द में अभिप्रेत है। अर्थात हर व्यक्ति जो भारत के भीतर ऐसा कोई कार्य या लोभ, कार्य का मतलब कोई कार्य करना है और लोभ का मतलब उस कार्य को नहीं करना है, जहां विधि द्वारा या आईपीसी के द्वारा प्रतिषेधित हो ऐसा कार्य करता है भारत के भीतर, तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। तो ये एक जनरल रूल है, ये एक सामान्य नियम है। धारा 2 एक सामान्य नियम प्रतिपादित करती है, धारा 3 और 4 इसके एक्सेप्शन, अपवाद प्रस्तुत करती है। अब आता है इसमें वर्ड एवरी पर्सन, क्या हर व्यक्ति इसके लिए लाइबल है या इसका भी कोई अपवाद है, तो इसके कुछ अपवाद है व्यक्ति में। भारत में कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो आईपीसी के अनुसार दंडित किया जाएगा, लेकिन पर्सन वर्ड के कुछ एक्सेप्शन है, व्यक्ति के कुछ अपवाद है। व्यक्ति कौन से पर्सन लाइबल नहीं होंगे, कौन से व्यक्ति आईपीसी में लाइबल नहीं होंगे, किन व्यक्तियों को आईपीसी के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। तो एक तो हमें देखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान क्या कहता है, आपने देखा होगा आर्टिकल 361 पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कहता है 361, किसके बारे में कुछ उन्मुक्तियां विशेष छूट देता है, किसको देता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति और गवर्नर, भारत का राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल को जो है पद पर रहते हुए किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारत का राष्ट्रपति, इसमें 2 व्यक्ति है, नंबर 1 राष्ट्रपति और नंबर 2 राज्यपाल। जो धारा 2 में व्यक्ति आया उसमें दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 361 के अनुसार कुछ विशेष शक्तियां देता है, कुछ विशेष उन्मुक्तियां देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। क्या उन्मुक्तियां देता है कि ये व्यक्ति पद पर रहते हुए किसी भी पदावास के दौरान किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, उस दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उनको सम्मन या वारंट जारी करके नहीं बुलाया जा सकेगा, और जो है न तो किसी अपराध के लिए लाइबल होंगे, न उसको सम्मन करके बुलाया जा सकेगा, और न किसी कार्य के लिए न्यायालय के सामने लाइबल होंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, तो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को संविधान के अनुसार हटाया जा सकता है, बाकी आईपीसी लागू नहीं होगी। तो जो है आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, बाकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्रिमिनल कोर्ट के सामने इनकी, न तो पद पे रहते हुए इनको बुला सकते हैं, न सम्मान कर सकते हैं, न इनको दंडित कर सकते हैं, न ट्रायल चला सकते हैं। तो यहाँ विशेष शक्तियाँ इनको दी गई है। इसके अलावा और कौन से व्यक्ति है जो लाइबल नहीं है, तो 3 व्यक्ति और है। एक है विदेशी संप्रभु, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार विदेशी समप्रभु, फॉरेन सोवरेन पावर रखने वाला व्यक्ति। दूसरा राजदूत लाइबल
नहीं होगा, तो विदेशी संप्रभु लाइबल नहीं होगा, राजदूत लागू नहीं हो और विदेशी शत्रु भी लाइबल नहीं होंगे। तो ये 5 व्यक्ति हैं जो इस पर्सन पे जो है उत्तरदायी नहीं ठहराए जाएंगे, अर्थात आईपीसी लागू नहीं होगी इनके विरुद्ध, क्योंकि ये जो 3 व्यक्ति है, विदेशी संप्रभु, राजदूत और विदेशी शत्रु, इनको इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो है विशेष शक्ति प्राप्त है, तो जो है ये भी लाइबल नहीं होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि पर्सन में हर व्यक्ति आएगा जो भारत के भीतर जो अपराध करेगा वो लाइबल हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी संप्रभु, राजदूत और विदेशी शत्रु, ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार इनको विशेष पावर प्राप्त है और इनको जो है देशी न्यायालय के द्वारा दंड नहीं दिया जा सकेगा, है ना। तो ये 5 व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है धारा 2 में जो व्यक्ति है उसके अपवादों के रूप में। तो ये आपने 5 नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं धारा 3 में। धारा 3 और 4 इसका अपवाद प्रस्तुत करती है। धारा 3 और 4 धारा 2 का अपवाद प्रस्तुत करती है। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 के अपवाद, धारा 2 कहती क्या है कि धारा 2 के अपवाद, धारा 3 और 4 में धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है कि हर व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता में दिए गए विधियों के प्रतिषेधित करता है या उल्लंघन करता है, ऐसी विधि है जो आईपीसी के उल्लंघन में ऐसा कोई कार्य करता है या लोप करता है, वो व्यक्ति भारत के भीतर दंडित किया जा सकेगा। लेकिन धारा 3 और 4 इसके अपवाद प्रस्तुत करती है, अर्थात वो बात करती है बियॉन्ड द इंडिया, भारत के बाहर भी आईपीसी लागू होती है। कब कब लागू होती है भारत के बाहर? तो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां याद कर लो आप, 4 स्थितियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली स्थिति सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में पहली स्थिति क्या है कि भारत के बाहर ऐसे अपराध, भारत के बाहर किंतु, भारत के बाहर किंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराध। धारा 3 ये कहती है कि ऐसे अपराध जो भारत के बाहर किए गए हो, ऐसे अपराध जो बियॉन्ड द इंडिया किया गया हो, भारत के बाहर किया गया हो, लेकिन अपराध ऐसे हो जो भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय हो, तो ऐसे अपराधों का विचारण भारत में किया जा सकता है और आईपीसी में उसको दंडित किया जा सकता है। जैसे कि अभी तो एडल्ट्री में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसा वैधानिक ठहरा दिया, लेकिन एडल्ट्री इंग्लैंड में जारक्रम अपराध नहीं है, लेकिन भारत में जारक्रम अपराध है। ऐसा अपराध भारतीय नागरिक द्वारा या भारतीय नागरिक के विरुद्ध इंग्लैंड में किया जाता है, तो वहाँ पे जारक्रम के लिए पनिशेबल ठहराया जा सकता था, दंड दिया जा सकता था। ऐसी प्रकृति के अपराध जो भारत में अपराध है, भारत में विचारणीय है तो अपराध है, लेकिन विदेश में ऐसे अपराध होते हैं इस प्रकृति के, तो वहाँ जो है ऐसे व्यक्ति को भारत में आईपीसी लागू करके उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरा अपवाद है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में 3 अपवाद है। तो सेक्शन 4 में 3 अपवाद कौन कौन से हैं? नंबर 1, भारत के नागरिक द्वारा, भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर अपराध किया जाना, भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर अपराध किया जाना, अर्थात इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक विदेश में अगर अपराध करता है तो भारत में उसको दंडित किया जा सकता है और उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। कैसे? भारत के नागरिक भारत के बाहर अपराध किए करेगा तो कैसे लागू हो जाएगी? मान लो एक्स व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक है, एक्स व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये चला गया अमेरिका और अमेरिका में एक वाई व्यक्ति की हत्या कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ट्रायल इंग्लैंड में भी की जा अमेरिका में भी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे अपराध घटित हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति मान लो भारत में आ जाता है और भारत में दिल्ली में पाया जाता है
तो दिल्ली में उसके विरुद्ध केस दर्ज हो जाएगा और वहाँ पे उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चलेगी और वहाँ जांच हो जाएगी और वहाँ आईपीसी लागू हो जाएगी और दिल्ली में उसकी ट्रायल चला के जहाँ वो व्यक्ति पाया जाता है वहाँ उसको दंडित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिक द्वारा अगर अपराध किया गया है तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये दूसरा अपवाद हो गया। तीसरा अपवाद है कि भारत में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन, यानी भारत में रजिस्टर्ड यान, जलयान या कोई भी नाव वगैरह, तो भारत में कोई भी यान या जलयान जैसे हवाई जहाज है, एरोप्लेन है या पानी का जहाज है जो भारत में पंजीकृत किया गया है, ऐसे यान या जलयान के ऊपर अगर अपराध घटित होता है तो वहाँ पे आईपीसी लागू हो जाएगी। जैसे मान लो एक हवाई जहाज है, भारत से जो है उड़ाया और भारत में जो है वो रजिस्टर्ड है, भारत में पंजीकृत है और वो अमेरिका की धरती पे है और वहाँ पे उस यान के अंदर कोई मतलब अपराध हो गया तो वहाँ पे आईपीसी लागू हो जाएगी। तो भारत में रजिस्टर्ड पोत या विमान पर अगर कोई अपराध घटित होता है तो वहाँ पे भी आईपीसी लागू हो जाएगी। चौथा अपराध है कंप्यूटर से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, कंप्यूटर टारगेट करके। देखिए क्या कहती है धारा 4 का तीसरा क्लोज, क्या कहता है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज विच इज लोकेटेड इन इंडिया, ऐसे कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके, टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज अर्थात कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके ऑब्जेक्ट बना के अगर कोई व्यक्ति बाहर से अटैक करता है या ऐसा अपराध करता है जैसे साइबर क्राइम वगैरह तो भी आईपीसी लागू हो जाएगी। कैसे? मान लो एक कंप्यूटर दिल्ली में स्थित है और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ उसको हैक कर देता है तो यहाँ साइबर क्राइम होता है, तो वो बाहर से कर रहा है लेकिन भारत में स्थित कंप्यूटर को निशाना बना रहा है तो यहाँ आईपीसी लागू हो जाएगी। कोई व्यक्ति साइबर क्राइम से या नेट से जो है कोई अटैक करता है बाहर से भारत पर तो भी आईपीसी लागू हो जाएगी। तो धारा 3 और 4 साधारण नियम यही होता है कि भारत के भीतर कोई अपराध हुआ है, धारा 2 साधारण नियम ये कहती है कि भारत के भीतर कोई अपराध हुआ है तो ही आईपीसी लागू होगी और उसको भारत के भीतर दंडित किया जा सकेगा। लेकिन धारा 3 और 4 इसके अपवाद प्रस्तुत करते हैं। धारा 3 और 4 में धारा 3 ये कहती है कि भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अगर कोई अपराध है और भारत से बाहर घटित होता है तो भी आईपीसी लागू हो जाएगी। धारा 4 के 3 कॉलम है। पहला ये है कि अगर भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर अपराध किया जाता है तो आईपीसी लागू हो जाएगी। दूसरा ये भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान पर कोई अपराध किया जाता है भले ही वो भारत के बाहर किया जाता तो भी आईपीसी लागू हो जाएगी। तीसरा क्लॉज ये कहता है कि भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को निशाना मान के अगर कोई अपराध किया जाता है तो भी आईपीसी लागू हो जाएगी। तो ये धारा 2, 3 और 4 ये आपके समझ में आ गई है। एक बात ये आती है धारा 5 ये कहती है, धारा 5 भी एक बात करती है सेना, नौसेना और वायुसेना के संदर्भ में। धारा 5 कहती है सेना, नौसेना और वायु सेना के बारे में। धारा 5 क्या कहती है? सेना, नौसेना या वायुसेना का अगर कोई ऑफिसर या सैनिक उसका त्याग करके उसको छोड़ करके आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए आईपीसी लागू नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को दंड सेना विधियों के अनुसार दिया जाएगा। अगर कोई सेना को विद्रोह करने के लिए उकसाता है या विद्रोह करने के लिए तैयार करता, तत्पर करता तो भी आईपीसी लागू नहीं होगी। तो सेना के मामलों में जो है आईपीसी लागू नहीं होगी, सेना विधियों के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो धारा 5 में भी आईपीसी लागू नहीं होगी। भले वो भारत के भीतर ही हो रहा है, कोई व्यक्ति सेना छोड़ के आ रहा है तो उसको सेना विधियों के अनुसार दंडित किया जाएगा। और आपको पता ही है संविधान में आपने आर्टिकल 33 पढ़ा होगा कि सेना के मामले में जहां
सैनिक को जो दंड दिया जाता है वहाँ पे आपके मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 33 में। और आर्टिकल 34 में जब सेना विधि लागू है तो भी आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये अपने धारा 2, 3 और 4 और 5 जिसमें जो है भारतीय दंड संहिता IPC कहाँ लागू होती है इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब बात ये आती है कि मान लो भारत का नागरिक है और भारत के बाहर अपराध कर दिया तो उसका विचारण कहाँ किया जाएगा? ऐसी स्थिति में उसकी ट्रायल वहीं होगी, धारा 188 के अनुसार उसकी ट्रायल कहाँ होगी? ऐसे व्यक्ति की जो भारत से बाहर अपराध कर रहा है वहाँ होगी जहाँ वह व्यक्ति पाया गया है। फर्स्ट टाइम जहाँ भारत में वो पाया गया वहाँ उस व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगी। जैसे मान लो एक्स व्यक्ति अमेरिका में मर्डर किया और प्रथम बार दिल्ली में पाया गया तो वहाँ पे उसकी ट्रायल चलेगी। तो ट्रायल कहाँ चलेगी? दिल्ली में। लेकिन इससे पहले एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर अपराध हुआ है इसलिए आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप बाहर हुए अपराध की ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अब आती है धारा 189। 189 ये कहती है कि साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, ऐसी स्थिति में एविडेंस कैसे ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जांच विचारण या इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे जो भारत के राजनयिक प्रतिनिधि है, भारत के जो राजनयिक प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष जो है वहाँ पे साक्ष्य ली जा सकेगी। इसके अलावा वहाँ के जो न्यायालय है वहाँ पे भी एविडेंस ली जा सकती है। और तीसरी स्थिति है कमीशन जारी करके भी एविडेंस ली जा सकती है। तो 189 CRPC ये बात करती है कि एविडेंस कहाँ ली जा सकती है। तो राजनयिक प्रतिनिधियों के समक्ष ली जा सकती है, जो भारत के राजनयिक से प्रतिनिधि बाहर है उनके वहाँ ली जा सकती है, न्यायालय में ली जा सकती है और इंडियन कोर्ट के द्वारा कमीशन जारी करके ली जा सकती है। तो ये CRPC की धारा है 188 और 189। तो CRPC प्रोसीजर बताती है कि ट्रायल चलेगी कहाँ? ट्रायल वहीं चलेगी जहाँ फर्स्ट टाइम वो व्यक्ति पाया गया या उसको फर्स्ट टाइम जहाँ भारत में लाया गया, और केंद्र सरकार की अनुमति से ही चलेगी। और एविडेंस के बारे में बताती है 189। इस प्रकार हमने आज की जो इस लेक्चर में जो है भारतीय दंड संहिता की क्षेत्रातीत अधिकारिता अर्थात भारत के बाहर कब IPC लागू होती है इस बारे में हमने चर्चा करी। हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। हमें कोई सजेशन हो तो कमेंट के ज़रिए जो है आप बताएं हमें। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सौम्या लॉ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की परिभाषाओं के बारे में।